भारत माता की, भारत माता की। मेरे हरियाणा प्रदेश का ये बांगर क्षेत्र का ऐतिहासिक इलाका और बहुत ही पवित्र पावन भूमि उचाना की सरजमीन पर आज इस ब्राह्मण धर्मशाला के प्रांगण में हरियाणा ग्रामीण उत्थान संस्थान और साथियों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित मेरे बहुत ऐसे आदरणीय ओम प्रकाश नैन जी, राजनीतिक रखा और हमेशा मुझे ऊर्जा और उत्साह और प्रेरणा देने का काम किया, ऐसे आदरणीय पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी थुआ से मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र जांगड़ा जी, आदरणीय रामदिया पांचाल जी, डॉक्टर जिले सिंह राणा जी, बलवान शर्मा जी, हमारे खेड़ा खाप के प्रधान, ब्राह्मण धर्मशाला के प्रधान, हमारे चैल खाप के प्रधान, हमारे आदरणीय जो मंच का संचालन कर रहे रामचंद्र अत्री जी प्रिंसिपल साहब, सज्जन ठेकेदार जी भोंगरा से, आदरणीय सज्जन शर्मा जी मांडी से, धर्मवीर जी हमारे पार्षद, हमारे हिसार जिला के जिला परिषद के वाइस चेयरमैन भाई समुंदर जी, डॉक्टर राजवीर जी जिला पार्षद खेदड़ से, भाई सतवीर प्रधान जी हमारे खेड़ा खाप से, खरगपुरा से आदरणीय देशराज शर्मा जी, आदरणीय चौधरी बलवीर चहल जी, दिलबाग बोरा जी, राहुल गोल्डी सरपंच उप प्रधान उचाना ब्लॉक के, कसूर से सरपंच पंडित श्रीकांत शर्मा जी, श्री श्रवण जी पूर्व सरपंच मांडी से, श्री ऋषिराम शर्मा जी प्रधान ब्राह्मण सभा, सुरेंद्र गर्ग जी हमारे उपाध्यक्ष उचाना मंडी के, हमारे जो इस कार्यक्रम के आयोजकों की टोली उसको संयोजन करने का काम कर रहे मेरे अजीज भाई सुनील नैन जी, और आज के कार्यक्रम में मेरे सारे के सारे जो वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, सम्मानित विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख गण, जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय सरपंच साहिबान, सम्मानित क्षेत्र की सरदारी, पिता तुल्य बुजुर्गों, जहां भी मेरी आवाज पहुंच रही है, पूजा के योग्य मात्र शक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों और मेरे बहुत ही स्नेही जो विकास सातरोडिया भाई कलाकार और उनकी पूरी टीम, बहुत प्रेमी भाई हमारे, और मेरी पलटन के जिस रेजिमेंट में मैंने सेवा की और 31 साल पहले मैं आर्मी से जब रिलीज होकर के आया, तो उसके बाद जिन्होंने आर्मी मेरी पलटन में जिन्होंने सेवा दे रहे हैं और हिंदुस्तान के हैंडबॉल टीम के कप्तान हैं हमारे तो भाई सूबेदार नवीन पुनिया साहब लाडवा से हैं, और बड़े अच्छे कलाकार भी हैं, बड़े नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चला करके चलते हैं। सभी उपस्थित जो यहाँ पर आज इतनी बड़ी संख्या में, जो मैं लोकतंत्र के मालिक जिनको कहता हूँ और मेरे मार्गदर्शक जिनको कहता हूँ, मैं सभी मेरी सरदारी बड़े बुजुर्गों के चरणों में सिर झुका करके मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं गदगद हूँ, अभिभूत हूँ कि आप सबने जैसे कहा कि कड़ाके की सर्दी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो जिस मकसद को, संकल्प को लेकर के हम चले हैं, आज मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, आप सबका आशीर्वाद लेकर के आने वाले समय में हम आपका जो हौसला और हिम्मत आप दे रहे हैं उसको लेकर के जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने हरियाणा और हिंदुस्तान की सेवा में लगाने का काम करेंगे। मैं आप सभी को, नया साल अभी शुरू हुआ है 2024 का, नए साल की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला त्योहार लोहड़ी का त्योहार भी मनाते हैं और संक्रांत का त्योहार, इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और संक्रांत के त्योहार के उपलक्ष्य में ही
ये अपना सम्मान का कार्यक्रम आज रखा गया। हम अपने संक्रांत के त्योहार को परंपरा से हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग इसको सूर्य का त्योहार मानते हैं, सूर्य की दिशा परिवर्तन का त्योहार मानते हैं। सूर्य जो दक्षिण से मार्ग से चलता था, संक्रांत के बाद वो उत्तर मार्ग से चलना प्रारंभ करता है, इसलिए हम इसको आगे उन्नति और तरक्की का त्योहार मानते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करने का त्योहार मानते हैं। तो मैं भी आप सबको सिर झुका करके आपका मान सम्मान करता हुआ, और भाई ये उचाणल तो हल्के में कई गांव इसे है, खांडे की हमारी रिश्तेदारी भी खूब से, भाई कोई रूसा रसा हो तो मनान की भी हाथ जोड़ू भाई। और जो को न्यू के भाई सूखा ना मनावे तो भाई बता दियो भाई जमा अल्लाह करके मनावांगे, मनाने में कपड़ी कौन काल काट रखा, मनावांगे ठीक था। आई तो रुस्से वाले पूछो रिश्तेदार तो मैंने बेरा ये सम्मान का कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम के तौर पर हमने नहीं रखा। ये सम्मान का एहसास आज भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता को हो रहा है। आज हिंदुस्तान का हर एक आदमी आजादी के 76 साल के बाद ये महसूस कर रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार में एक ऐसा नेतृत्व बैठा है, नरेंद्र भाई मोदी जी का, एक गांव गरीब पिछड़े परिवार में जन्म लेकर के और एक गरीबी का जीवन देख करके, और जिन्होंने गांव से उठ करके इस देश को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए और देश की जनता के दिलों में ही अपनी जगह नहीं बनाई, बल्कि आज लगातार रिकॉर्ड है कि दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता आज भारत का नेतृत्व कर रहा है। उनको देख करके हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से फूल उठता है, चाहे वो हिंदुस्तान में रहता हो और चाहे वो दुनिया के किसी कोने में। आज अमेरिका हो, जर्मनी हो, रूस हो, फ्रांस हो, चीन हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, आज भारत की ताकत का लोहा मानते हैं। जब कभी दुनिया के अंदर अशांति हुआ करती थी, दुनिया के अंदर कभी कोई युद्ध हुआ करते थे, तो सारी दुनिया देखा करती थी कि अमेरिका कुछ इसमें समझौता करवाएगा, अमेरिका कुछ इसमें फैसला करवाएगा। लेकिन आज अमेरिका और इंग्लैंड के और फ्रांस के, रूस के राष्ट्रपति भी आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं कि आप देखो इसमें क्या मदद कर सकते हो। ये देश का सम्मान बढ़ा है। आज देश की माताओं का, बहनों का, महिलाओं का सम्मान मोदी जी के शासनकाल में बढ़ा। क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा? इस देश की आजादी को साल तो 70 हो चुके थे 2014 आते आते, लेकिन किसी ने गांव की मातृशक्ति, हमारी महिलाओं की उस हालात को कभी नहीं समझा कि वो गांव में अपने घरों से निकल करके रोज सुबह शाम अपनी दैनिक निवृत्ति के लिए, उनको जंगल पानी के लिए उनको गांव से बाहर गलियों में से गुजर करके जाना पड़ता था। उनकी पीड़ा को कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जब तक देश के एक एक परिवार में, एक एक घर में इस प्रकार का शौचालय की व्यवस्था नहीं होगी, माताओं बहनों को ये जलालत सहनी पड़ेगी। लेकिन अगर समझा तो एक ऐसे व्यक्ति ने समझा जिन्होंने माताओं बहनों के उस कष्ट को देखा था, उस पीड़ा को नजदीक से समझा था, उसको महसूस किया था। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने ऐलान किया कि हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा घर नहीं होना चाहिए जिसमें शौचालय की व्यवस्था नहीं हो, हर घर में शौचालय हो, तो विपक्षी लोगों ने मजाक उड़ाया था, कैसा प्रधानमंत्री बना दिया। बोला कभी चाय बेचने की बात करता है, कैसा प्रधानमंत्री बना दिया। उन्होंने कहा कि शौचालय की बात करता है, प्रधानमंत्री को तो बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। तो मोदी जी ने कहा था कि मैं देश के 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूं, मैं देश के गरीबों का नुमाइंदा हूं, देश के गांव खेत खलिहान में काम करने वाले कमेरे और मजदूरों का नुमाइंदा हूं। जब तक उनकी आंखों से आंसू नहीं मिटेंगे तब तक मुझे बड़ी बड़ी बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे एक एक व्यक्ति के घर में जो रोजमर्रा के कष्ट है उनको मिटाने का काम करना है। ये संकल्प लेकर के मोदी जी ने अपनी मां को बचपन में चूल्हे के ऊपर रोटी पोते हुए चूल्हे की आंखों में जो धुआं आता था उससे निकलता हुआ आंसू देखे थे।
ये बात कोई सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ, कोई राजनीतिक खानदान की विरासत वाला कोई शहजादा नहीं कर सकता था, वो सोच नहीं सकता था। ये कोई सरमाएदार, कोई बड़ा पूंजीपति का बेटा इस दर्द को महसूस नहीं कर सकता था। आपने और हमने अपनी माताओं को, अपने घर में गृहिणियों को चूल्हे के अंदर वो फूंकनी मारते हुए जो धुआं उठता है, हमने उसको धुएं को आंखों में जाते हुए देखा है। वो दर्द मोदी जी ने देखा था, याद था, प्रधानमंत्री बनने के बाद भूले नहीं। और पहला काम किया कि हिंदुस्तान के हर माता की रसोई में गैस का कनेक्शन उज्ज्वला योजना के माध्यम से जरूर पहुंचना चाहिए। इसलिए माताओं बहनों का सम्मान मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया। इस देश की राजनीति में किसान के नाम पर राजनीति करने वाले बहुत दल आए, बहुत नेताओं ने राजनीति करी, 4-4 पीढ़ी 5-5 पीढ़ी का अपना एक राजनीतिक विरासत खड़ी कर ली। किसान के नाम पर राजनीति तो करी, लेकिन कभी किसी ने किसान वर्ग को सम्मान देने की बात नहीं सोची। हमने वृद्धावस्था सम्मान पेंशन तो सुनी थी, विधवा सम्मान पेंशन तो सुनी थी, दिव्यांग सम्मान पेंशन तो सुनी थी, लेकिन अगर किसी कमेरा वर्ग को पहली बार उसके काम करने के ऊपर उम्र का कोई भेद नहीं, उसका कोई लिंग का भेद नहीं, उसका केवल मात्र एक जो अन्नदाता है, जो देश का किसान अपने खेत में हल चला करके धरती माता का सीना चीरते हुए, धूप और गर्मी, सांप और बिच्छू की परवाह न करते हुए, ठंड और बारिश की परवाह न करते हुए, जो देश के लोगों के दुनिया का पेट भरता हो, देश के अनाज भरने का काम करता हो, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करता हो, ऐसे अन्नदाता को सम्मान देने का काम आज जो 6,000 रुपए पेंशन से शुरू किया था, आज 12,000 रुपए सालाना पेंशन वो 13 करोड़ किसानों के खाते में देने का काम मोदी जी ने किया। ये पहली बार ये सोच याद करके देखो मेरे साथियों, चौधरी देवीलाल जी ने कभी 100 रुपए की पेंशन की शुरुआत करी थी, आज वो पेंशन 3,000 रुपये आ जाती है। बात होती है शुरू करने की, शुरू करने वाले को आज भी हम याद करते हैं। पेंशन शुरू की थी 100 रुपये के 3,000 हो गए। आप सोचो आने वाले समय में ये जो 12,000 रुपए जो 6 से 12,000 हो गए, आने वाले समय में बढ़ते ही चले जाएंगे, घटेंगे नहीं। मूल बात पैसे की नहीं है, मूल बात है किसान और अन्नदाता के सम्मान देने की मूल बात है। तो ये जो सोच है कि हमारे समाज के, जो हमारे पूर्व में रामदिया पांचाल जी, डॉक्टर जिले सिंह जी जिक्र कर रहे थे कि अंत्योदय के समाज की आखिरी लाइन में बैठा हुआ वो कमजोर आदमी, वो पिछड़ा, वो दलित, वो शोषित, वो वंचित, वो पीड़ित, वो गरीब, वो कमेरा, वो मजदूर, वो किसान, वो कमजोर नहीं रहना चाहिए। जब दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत मजबूत हो रहा है, भारत की आर्थिक उन्नति और तरक्की हो रही है, तो मेरा किसान बदहाली में क्यों रहे, मेरा किसान का साथी कमेरा मजदूर वो कमजोरी में क्यों रहे। ये सोच को आज बनाने की आवश्यकता है, जिसको मोदी जी ने सर्वाधिक बल देने का काम किया है। और यही आज एक सम्मान बढ़ाने का जो आज मोदी जी ने पूरे देश में जो कार्यक्रम चला है, जिसमें सम्मान बढ़ा है, उसी को लेकर के आज साथियों ने ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ कि साथियों, ये सम्मान ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। जब हम मोदी जी का नाम लेते हैं तो मोदी जी अकेले का सम्मान की बात नहीं है। मोदी जी 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। अभी मुझे सरपंच साहिबान मिले थे, एक सरपंच ने कहा कि जी मैं 1 वोट से जीता हूं। मैंने कहा सरपंच में गांव बोलता है, चाहे 1 वोट से जीता हो, सरपंच पूरे गांव का प्रतिनिधि बन जाता है। ऐसे ही मोदी जी आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं, उनमें आज भारत माता बोलती है, आज उनके अंदर हमें देश दिखता है। इसलिए हमें एक नए भारत के निर्माण करने का संकल्प लेकर के आज चल रहे हैं। कि जैसे कहा कि 2024 का साल शुरू हो रहा है, 2024 स्वाभाविक तौर पर ये चुनावी साल भी है। देश की संसद में फिर से आप सब ने कौन आपका प्रतिनिधि बन करके जाए और कौन देश की सरकार चलाएं, इसका फैसला आप सब करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे सारे हिंदुस्तान में जाने का, मिलने का मौका मिलता है। चारों तरफ हिंदुस्तान के दरों दीवार से एक ही साफ लिखा दिखाई देता है
हिंदुस्तान के कण कण से, जर्रे जर्रे से एक ही आवाज आज गूंजायमान होती है कि 2024 में पहले से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत की जनता ये सरकार फिर से बनाना चाहती है। सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल देश को बनाने का है कि इस भारतवर्ष में जो हमारे साधु संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने जो भारत की सनातन संस्कृति के आधार पर एक आर्यवर्त राष्ट्र की कल्पना की थी, एक भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की कल्पना की थी, क्या वो देश बन पाया? जिस देश की संस्कृति की कल्पना करते हुए हमारे अमर शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत और अपनी कुर्बानियां दी थी। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पंडित राज प्रसाद बिस्मिल, ऊधम सिंह, मदन लाल ढींगड़ा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, अनेकों शहीदों ने अपनी शहादत, अपनी कुर्बानियां कैसे भारतवर्ष को बनाने के लिए दी थी? क्या वह भारतवर्ष बना पाए थे? हमारे ऋषियों मुनियों ने कभी इस देश के अंदर कोई जात पात के आधार पर ऊंच नीच की कोई व्यवस्था नहीं दी थी। हर इंसान जो मनुष्य शरीर में आया, हर इंसान बराबर है, कोई भेदभाव नहीं किसी प्रकार का होना चाहिए, सम्मान किसी के पद का नहीं होना चाहिए, सम्मान किसी के ताकत का नहीं होना चाहिए, सम्मान हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया कि सम्मान गुणों का होना चाहिए, कर्म का होना चाहिए, स्वभाव का होना चाहिए, आचरण का होना चाहिए। इस संकल्प को लेकर के एक नया भारत हम सब बनाना चाहते हैं कि इस देश के 140 करोड़ लोग हर कोई आपस में इस भारत माता का संतान के तौर पर बराबर का हिस्सेदार अपने आप में रहे। इस संकल्प को लेकर के ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं। लेकिन आजादी के बाद राजनीति में लोकशाही के नाम पर हमने कैसा खेल देखा। कोई मेरी बात का बुरा ना माने, मैं कोई राजनीतिक खानदान से नहीं हूं, कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूं। हम तो 6 भाई माने जने, 6 में से 3 फौज में भेज दिए और सैनिक है, फौजी है, सीधी सीधी बात करने का स्वभाव है। कई मेरे तो रूस जा रहे, नाराज हो जा रहे, बोला भाई सीधी कह दे क्यों अपने जो है नहीं, अपना इस इलाके में थोड़ी सी बकाई मान का स्वाद सा रहा है, बकाई माए जाओ। लेकिन आजादी के बाद भारतवर्ष की हालात को देखो। संविधान में लिखा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कि देश में लोकतंत्र होना चाहिए, जनतंत्र होना चाहिए। जनतंत्र की तरह जगह जन गायब हो गया और जन की जगह वंश आ गया, वंश का तंत्र बन गया। लोकशाही की जगह लोक गायब हो गया और राज आ गया, राजशाही देश में बन गई। प्रजातंत्र की जगह प्रजा गायब हो गई और परिवार आ गया, परिवार तंत्र देश के ऊपर हावी हो गया। साथियों, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति पर परिवारवाद ने ऐसी कुंडली मारी कि आम आदमी, आम परिवारों से कोई सोच ही ना सके कि वो भी कभी देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 4-4, 5-5 पीढ़ी लगातार लाइन लगा दी, 50-50 साल किसी का मौका ही नहीं आने दे। तो क्या ये सच्चा लोकतंत्र है? क्या सच्चा प्रजातंत्र है? और मोदी जी जैसा व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो लोगों को बहकाने चल पड़ते हैं। कभी किसी को उकसा देते हैं, कभी किसी को उकसा देते हैं, कभी किसी वर्ग को। सदा इन परिवारवादी ताकतों ने समाज को बांटने की कोशिश की। कभी ये हिंदू मुसलमान के नाम पर डरा करके मुसलमान के वोट ले लो, कभी ये ऊंच नीच के नाम पर डरा करके, कभी दलितों को आरक्षण खत्म करेंगे इसके नाम पर वोट लेने की बात कर लेते हैं, और कभी ये कहेंगे भाई किसान भाई तारे साथ वो गलत कर रहे हैं, इसके नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे। किसी न किसी तरह से समाज को बांटने की कोशिश करेंगे। और जब जमा कमजोर पड़ जाए, जमा कमजोर पड़ जाए, फिर नु कहेंगे बोला भाई हमारी फिर जात बिरादरी की उसमें आ जाते हैं, फिर जात बिरादरी का सहारा लेते हैं। जब राज हो जाता है, जब इनमें जात बिरादरी नहीं दिखती। और मैं तो हैरान होता हूं, अपना प्रदेश है, अपने प्रदेश में
मैं 25 साल हो गए आप सबके बीच में पार्टी की सेवा करता हुआ जनता के बीच में काम करने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे हैरानी होती है जब एक वो जो चौधरी देवीलाल जी क्या करते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है। पुराने बुजुर्गों को याद होगा, चौधरी देवीलाल जी क्या करते थे, लोक राज लोक लाज से चलता है। चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट लेकर के जब राज में आ जाते हैं तो लोक लाज और लोक राज का बेरा ही नहीं पड़ता है, ना लोक राज का बेरा ना लोक लाज का बेरा, राज समझ में नहीं आती। और मुझे हैरानी इस बात की होती है कि पिछले दिनों एक मां का बयान आया कि मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मेरा बेटा जो है वो बड्डी वाली सही जगह नहीं बैठ पाया। आया होगा, बयान पढ़ा होगा, सुना होगा। बोले वो माँ को अफसोस है कि उसका बेटा बड़ी सीट पे नहीं बैठ पाया। और एक दूसरी माँ और लग रही है कई सालों से बुला के बाहर से, बोला भाई सारे हरियाणा छोड़ो, मेरे बेटे ने बनाओ। मैं हैरान होता हूं कि हरियाणा प्रदेश के 3.25 करोड़ लोगों में से क्या और किसी माँ का कोई सपना नहीं है? क्या और कोई माँ अपने बेटे के लिए सपना नहीं ले सकती है? उनकी सपनों की किसी को चिंता नहीं है? हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने निकले, हमारा संकल्प है कि इन 2 माओं के 3 माओं के बेटे की चिंता नहीं, हमारी चिंता है कि हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक मां की कोख से पैदा हुआ 36 बिरादरी के एक बेटे के भविष्य की चिंता में है। हर बच्चा ये संकल्प ले सके, हर बच्चा ये सोच सके, हर बच्चा ये मंसूबे पाल सके, हर बच्चा ये मंजिल अपने लिए तय कर सके कि वो कितनी बड़ी से बड़ी कुर्सी बजा करके बैठ सकता है और अपने देश और प्रदेश और जनता की सेवा करने का संकल्प ले सकता है। ये कुछ माओं को, कुछ परिवारों को ये हक नहीं मिला हुआ केवल, लेकिन उनकी सोच पर हैरानी होती है कि वो केवल अपने परिवार तक सोच सीमित रखते हैं। अपने परिवार से बाहर इतने ऊर्जावान काबिल नौजवान एक एक गांव में, एक एक गांव के अंदर ऐसे ऐसे काबिल नौजवान बेटे बेटियां हैं। खेल का मैदान तो सारा दुनिया लोहा मानती है, लेकिन मेरे हरियाणा प्रदेश का कोई गांव नहीं है जहां 36 बिरादरी के बेटा बेटी ने शिक्षा, पढ़ाई और योग्यता के दम पर अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन नहीं किया हो, विद्या के बल पर नाम रोशन नहीं किया हो। कोई ऐसा गांव नहीं है। 36 बिरादरी के बेटे बेटियों में वो हिम्मत है, लेकिन उनके सपनों की परवाह नहीं है, चिंता नहीं। और मैं तो उनने भी कहना चाहूं, कई कह रहे बोला हरियाणा वाले बोला नरे ताकत की तो बात कर ले हैं, लेकिन कई लोग बोला उन्हें बता दूं IAS के टॉप पर भी हरियाणा तो खूब लिखड़ा करे। हमने भी ये आजमा करके देख रखा, 1994 में पास करके छोड़ दी थी जमा फाइनल, हमने भी जो है छोड़ दी थी। ऐसा नहीं है, हम सेना में भी हैं, हम किसानी में भी हैं, हम खेल के मैदान में भी हैं। पढ़ाई के अंदर भी कोई हमको कमजोर ना माने, कोई गलत फहमी ना पाए, और जिसको गलत फहमी हो वो आ जाए और बैठ करके हमारे साथ इम्तिहान कर ले, हम छुट्टी देते हैं। लेकिन ये छुट्टी मेरे हरियाणा का प्रत्येक बेटा बेटी दे सकते हैं, लेकिन क्या मजबूरी है? 4-5 पीढ़ियों के जो बालक पैदा हुआ, थोड़ा सा जवान हुआ, मेरी छाती फट जाया करती थी, मैं नौजवान था जब मेरे बड़े बड़े बुजुर्ग अपने सिरों के ऊपर पगड़ियां बांधे हुए उन नौजवान बच्चों के पांव की तरफ हाथ बढ़ाते थे, मेरी छाती फट जाया करती थी। ये लोकतंत्र नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश का संस्कार नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश के समाज की रवायत नहीं है। हम तो अपने गांव के अंदर अपने जब चारपाई के ऊपर भी, खाट पर भी बैठते हैं तो हम अपना जात पात को छोड़ करके भी हम नेक नाता को देख करके उठते और बैठते हैं। हम सिरहाना और पांच देख करके, हम बड़े और छोटा देख करके बैठते हैं। हम किसी के किले की उसकी इंतकाल चेक करके नहीं बैठते कि यो 10 किले वाला है, यो 20 किले वाला है, 2 किले वाला पाए बैठेगा। जो नेक नाते में बड़ा है, तो उसके दाम पर एक ढूंढ भी नहीं हो, वो भी जो है सिरहाने बैठेगा और मैं उसके पाया बैठूंगा। ये संस्कार मेरे बुजुर्गों ने सिखाया था। लेकिन क्या संस्कार बन गए थे कि जो राजनीतिक खानदान में पैदा हो गया, किसी ने पढ़ाई करी हो चाहे नहीं करी हो, किसी ने कुछ लियाकत हो, कुछ आता ना हो, कुछ जाता ना हो,
हमारे पीएचडी पास बालक उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, ये सा हरियाणा का समाज हमारे बुजुर्गों ने हमें नहीं बताया था। हमारे बुजुर्गों ने हमें सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया था। मैं अपने बांगर की धरती की जो तथाकथित हम राजधानी कह देते उचाड़ा को, मैं बांगर की धरती की सरदारी को आज अपील करता हूँ। ऐ मेरे बांगर के सरदारों, आपके अंदर बहुत ताकत है, कुव्वत है, आपके बेटों बेटियों में बहुत हिम्मत है, आपकी छत्तीस बिरादरी के भाईचारा के अंदर बहुत योग्यता है, कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक बात को ध्यान कर लो, आपस में मोह कर लो, थोड़ा सा आपस में प्रेम कर लो, थोड़ा आपस में प्यार मोहब्बत कर लो, जरा आपस में एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास और यकीन कर लो। थोड़ा आपके बेटे बेटियों का साथ देना शुरू कर दो। आपके बेटे बेटी हरियाणा तो क्या हिंदुस्तान में किसी से कम नहीं है, कमी थोड़ी सी है तो आपके अपने हमारी आपस के प्यार मोहब्बत विश्वास और यकीन की कमी है। बेकाई में आना छोड़ दो थोड़ा सा। सर छोटू राम कहा करते थे, ऐ भोले किसान दो बात ले जान, बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान। आपस में बोल लो, बतलाओ, अपनेपन को जानो। और हमारा बहुत नुकसान हो लिया, जो इलाका जहां पर पहुंच जाना चाहिए था ये इलाका वहां तक पहुंच नहीं पाया। हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री के नाते नौकरी आपने मुझे दी थी, आप मेरे मालिक। मैं वोट मांग करके, या कोई भी राजनेता हो, वो कोई राजनेता खुदा शहंशाह और भगवान नहीं होता। वो राजनेता उतना ही ताकतवर होता है, और राजनीतिक कार्यकर्ता में उतनी ताकत होती है जितनी ताकत जनता उसके अंदर देने का काम करती है। उसकी कलम में उतनी ताकत होती है जितनी शाही जनता बरती है। वो देश को सैनिक की तरह से है जो देश की सीमाओं के ऊपर देश की रक्षा करने के लिए हथियार और गोला बारूद लेकर के बैठता है। सैनिक तो वही है, लेकिन सैनिक की ताकत दोस्त के देश की जनता और जनता से चुनी हुई सरकार जो हथियार और गोला बारूद देती है, उसकी ताकत उतनी ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। इसलिए राजनीतिक व्यक्ति भी उतनी ही ताकत होती है जितनी ताकत आप दोगे। जब मुझे आपने सेवा करने का मौका दिया, मुझे इस बात का एहसास था कि मुझे मेरे इलाके के लोगों की सेवा करनी है। मैं इलाके के लोगों के, वो मुझे घर से उठा करके मैंने धक्के से नहीं बनाया, मैंने हाथ जोड़े हैं, मैंने पांव पकड़े हैं, मैंने लोगों से मिन्नतें करी हैं, मैंने लोगों का आगे जोड़ी करी है, मैं जोड़ी करके वोट मांगे हैं, जोड़ी करके मैंने नौकरी मांगी है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने मालिकों की सेवा करूं, मैं अपने इलाके को सुधारूं, अपने इलाके में विकास करूं, अपने इलाके के नौजवानों के बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करूं, अपने इलाके के बुजुर्गों का सम्मान करूं, अपने इलाके के हकों की लड़ाई लड़ूं, अपने इलाके को आगे बढ़ाने का काम करूं। ये मेरा फर्ज बनता है। वोट लेकर के गायब होने का फर्ज नहीं बनता है। और वोट को छोटी मोटी चीज नहीं है, देनिये को भी पता होना चाहिए और लेनिये को भी पता होना चाहिए, दोनों को पता होना चाहिए। इसलिए मैं आज याद कराते हुए, छोटी सी बात है कि 2014-15 में जब सरकार में हमें मौका मिला आपके आशीर्वाद से, तो हमारे सामने किसान को मुआवजा देने के लिए फसल के नुकसान की फाइल आई और फाइल में प्रस्ताव आया। उस समय 7,500 रुपए किले का मुआवजा मिला करता था और प्रस्ताव आया कि जी 7,500 के हिसाब से और 6 लोगों को मुआवजा दिया जाए, और कोई 5 रुपए का चेक, कोई 10 रुपए का चेक, कोई 15 रुपए का चेक। तो मैंने उस फाइल को वापस भेज दिया। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी, मैं कहा जी ये हुड्डा सरकार में 10 साल के अंदर इसी बात का रोना तो हम रोते थे कि उनके जो किसान की फसल के नुकसान का मुआवजा को 2 रुपया, को 5 रुपया, को 10 रुपया ऐसे आया करता था। यही फाइल हमारे सामने आ गई। तो बोले आपकी क्या राय है? हमने कहा ये महकमा मेरे पास आपने दिया, विश्वास करके दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी राय मानोगे कि एक राय है, एक कानून बना दे कि एक तो जो है छोटे से छोटा भी एक किले में चाहे 50
हकदार हो जाए, लेकिन 500 रुपये से कम का चेक किसी को नहीं मिलना चाहिए। और उसी वक्त फसल का मुआवजा बढ़ाया, उसको बढ़ा करके 12,000 रुपये एकड़ उस वक्त किया था, और केवल 2 साल के अंतराल में 3,000 करोड़ से ज्यादा किसानों को मुआवजा दे करके किसानों के दुख पर थोड़ी मल्लम लगाने की कोशिश की थी, उनके कष्ट पर मल्लम लगाने की कोशिश की थी। हमारे गांव के लालडोरा भीतर हरियाणा प्रदेश की आधी आबादी गांव में बसती, आधी से ज्यादा, लेकिन गांव के लालडोरा का कोई जमीन का रिकॉर्ड नहीं होता था, और कोई बैंक का लोन लेने चला जाए तो उसको कोई जमीन, खेती की जमीन पर लोन मिले नहीं, और उसका शहर, गांव के बाहर शहर में प्लॉट नहीं, तो उसके अभाव में वो कोई काम धंधा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गांव में रहने वाला कोई आदमी काम धंधा नहीं कर पाता था, क्योंकि गांव की जमीन का कोई रिकॉर्ड उसके पास नहीं था। ये विभाग भी आपने मुझे दिया था, तो हमने एक पूरे हिंदुस्तान का पहला प्रयोग किया कि गांव के लालडोरा के अंदर भी जो जितने भी मकान हैं, एक एक मकान का सर्वे करके, और वो मलकियत जो है वो उसके मालिकों के नाम पर मलकियत बन जाए, ताकि जो बैंक भी है उसके ऊपर गारंटी दे करके लोन वो दे दे, और ताकि हमारे गांव में रहने वाले बच्चे भी कुछ काम धंधे कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। ये छोटी छोटी बातें थी जो परिवर्तन करते हुए। मैं पेंशन की बात बता रहा हूं कि पहले पेंशन मिला करती थी, कैश नकद मिला करती थी, और वो करते थे भाई 1,000 रुपये पेंशन, दीवारों पे लिखा करता, बोला कर दी मौज बुढ़ापे में, 1,000 का नोट, 1,000 के नोट लिफाफे मिला करते। लेकिन वो साल में 12 महीने में से वो 3-3, 4-4 महीने लेट आती। बेचारे बुजुर्ग जो है सरपंच की तरफ जाते, सरपंच साहब पेंशन आई के, पेंशन से आ लेती चाहे नहीं आ लेती, वो कहता ना नहीं आई है, 3 महीने हो लिए, 4 महीने हो लिए, पेंशन नहीं आई है। चक्कर काटा करते, साल का हिसाब बेचारे भूल जाया करते। 12 महीने की पेंशन आओ नहीं आओ मिला करती, 8-9 महीने की मसाई, बाकी जो है बट्टे खाते चली जाया करती थी। मैं वित्त मंत्री के नाते विधानसभा में कानून बनाया कि भाई पेंशन जो है हरेक के खाते में सीधी जानी चाहिए। विपक्ष के नेता थे, उन्होंने मुझे विधानसभा में कहा तू बावड़ा है, तुम्हें गांव की समझ नहीं है, तुम्हें कह बेरा ये तो नकद सिस्टम भी ठीक है, सरपंचों का भी काम और सारी चीजें चलती रहनी चाहिए, लोगों का के है 12 महीने में से 8-9 महीने में काम चला लेंगे। बावड़ी बात ना करे, तू जान दे जो कर तू कर, चालन दे। मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा जी जो न्यू चाल्या करती जब तो लोगों ने आप शाम में बैठा रखे हो, हम ठीक करना चाहो है, जब हमने और बैठा रखे ठीक हम ठीक करांगे, हमारी जितनी पार बसाओगी हम ठीक करांगे। हमने कानून बनाया, सारी पेंशन जो है वो बैंक के खाते में जाए। मैंने उनको हाथ जोड़े, मजी शुरू में दिक्कत आएंगी, सारी चीजें एक दिन में ठीक नहीं होगी, 2-3 महीने दिक्कत भी आएंगी, लेकिन हम कुल मिलाकर ऐसा सिस्टम बना देंगे कि लोगों को उसका लाभ मिलेगा। आज 3,000 रुपये खाते में, कोई दीवार पे नहीं लिखा, कोई गीत नहीं गा रहे, असली मौत तो ईब कर रखी, बुढ़ापे में 3,000 रुपये बिना दलाली कमीशन के सीधे खाते में आने लग रहे। असली मौत तो ईब है। ये एक बड़े परिवर्तन जो अपने पूरे हरियाणा प्रदेश में हुए। नौकरियां मिला करती थी, मुझे एक बताने की जरूरत है, हमने जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब से देखते थे नौकरी कैसे मिलती थी। नौकरी मिलती थी कोई जो उसका मुख्यमंत्री है वो मंत्रियों से बैठ करके भाई यहाँ आई है 2,000 नौकरी, 3,000 नौकरी, 5,000 नौकरी, भाई 20-20 नाम दे दो एमएलए साहब, 30-30 नाम दे दो मंत्री साहब, और जो है 50 नाम होंगे मुख्यमंत्री साहब के, और 50 नाम होंगे मैडम के भी। वो या करते कि नहीं करते, लिस्ट बना करती। और फिर जो है एमएलए मंत्री साहिबान, फिर वो अपने वर्करों कहते, बोले भाई 20 आई है, 20 में से 2 तो भाई मेरे रिश्तेदारों की रखनी है, और बोले भाई 18 का रेट 10-10 लाख रुपए ला दिया करते, रेट लगा दिया करते। आपस में पार्टी के वर्कर को भी रेट लगा के नौकरियां दिया करते थे। ऐसे तो हरियाणा का सिस्टम चलता था। और 2014 के बाद हमें दर्द होता था। उसके बाद ना कोई जात देखी, ना पात देखी, ना कोई किसी का कुछ देखा,
किसी ने हरियाणा में सोचा नहीं था। जो HCS लगा करते करोड़ों रुपए देकर के लगा करते थे, और 2015 में पहली लिस्ट आई। पहली लिस्ट में 80% से ज्यादा बच्चे किसान के बेटा बेटी थे और बिना पैसे के HCS और SDM लगे थे। और एक बस कंडक्टर की बेटी, जब मैं उसका घर में गया, एक गरीब बस्ती में कॉलोनी के अंदर 2 कमरे के मकान में उसका सारा परिवार ढोल बजा रहा था और न्यू नाचा था। उसको तसल्ली नहीं हो रही थी कि वो SDM लग गए, HCS लग गए। वो जाके हमने तसल्ली कराई, पक्के लगे, साचे लगे, वहां मिठाई खा रहे थे हम। एक आधी फिर भी मैंने चोटी भर पूछे, बोला साची एक बका रहे होता, मैं विश्वास नहीं होता था, ना खर्ची ना पर्ची। एक व्यवस्था बदली, जो काबिल बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे। यह खर्ची पर्ची हरियाणा की नौकरी सिस्टम से तो खत्म कर दी, इविया खर्ची पर्ची इविया राजनीति से भी खत्म कर दो। जो सिफारिशों की खर्ची पर्ची थी ना, राजनीति से आज खत्म कर दो और व्यवस्था को सुधारने का काम हम करते रहेंगे। आज का जो मैं विषय जो रख रहा हूं कि सम्मान बढ़ाना, किसका सम्मान बढ़ाना है? अभिमन्यु का सम्मान बढ़ाने की बात नहीं है, मंच पर बैठे इनका सम्मान बढ़ाने की बात नहीं। सम्मान बढ़ाना है हिंदुस्तान के, हरियाणा प्रदेश के एक एक आदमी का, एक एक व्यक्ति का सम्मान बढ़ना चाहिए। यह संकल्प हमें लेना। और इस संकल्प को लेकर के मुझे एक मेरा बड़ा प्रिय शेर है, सर छोटराम कहा करते थे कि भाई तुंद बाधाएं खला से, कहते थे कि तूफान आएंगे, आंधी आएंगी, सारी तकलीफें आएंगी, तुंद बाधाएं खला से न डरे औखाब, तेज हवाओं और तूफान और आंधियों से न डरे पक्षी। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। जो तकलीफें आती है तो ऊंचा उठाने का काम करती है, हम तकलीफों से नहीं डरते। ये राजनीति में हम आगे चले। मैं गैर राजनीति खानदान से था, कईयों को तकलीफ हो रही थी, बोले यू क्यों चाल पड़े भाई, इसका क्या हक बने है, इसका क्या मतलब है, यू क्यों खड़ा हो रहा है, यू क्यों सिर उठा रहा है, यू क्यों प्राण हो रहा है। सारे मिलजुल कर जवान बाटे दल लाग लिए, पहले इसने रोको रे, इसने डांटो रे, इसने समझाओ रे, इसने ठीक करांगे, सारा बकाई बुकाई करके सब के पीछे लाग गया। लेकिन हम भी आपके आशीर्वाद से, आदमी तकलीफें आती है तो हिलता तो है। लेकिन मन में ये बात आई, मेरी माँ एक दिन बात होने लगी, राजनीतिक बात नहीं करा रही थी, जुलानी की है। मेरी माँ एक दिन बोली, मकान नूनू सारे नूनू करें जाए हैं। मेरी माँ बोली, मैं कंडेला की खाद की जो है, मैं कंडेला खाद की हूँ, पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मेरा दूध पिया है तो एक बात बता देती हूँ, कभी जिंदगी में पीछे मत हटना और जो आगे बढ़ते चले जाना। जो तकलीफें आए उन तकलीफों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। और अब जब लगे हो तो पूरी मजबूती से लोगों की सेवा करने में लगे रहो और मेरे दूध को ले जाने का काम मत करना, उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम कर सको तो वो करना है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आज हम ये संकल्प लेकर के चले। मुझे भी राजनीति में काम करते करते 25 साल हो गए, 56 साल की उम्र होगी। हम भी अब संकल्प लेकर के चले, कोई काम नहीं और कोई काम धंधा अपने को है नहीं, सिवाय हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी का कल्याण और भलाई और आपका साथ, आपके सुख और दुख में खड़ा होकर के अपने हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश की सेवा में समर्पित होकर के जैसे देश की सेना में गए थे, आज वो संकल्प लेकर के हम आपके बीच में खड़े हैं। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी, उन्होंने कहा था, अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़, अब न अगले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़, सिर्फ मर मिटने की हस्ती अब दिले बिस्मिल में है। देख रहा है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देख रहा है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज हम आपके आशीर्वाद से, मुझे कोई आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए, मैं 90% लोगों को सीधा जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। आपका मेरा भी मिलना जुलना नहीं हुआ होगा, आप भी मैंने जानते समझते नहीं होंगे, आप भी मैंने अपने चश्मे से सोच रहे होंगे, कुछ सुना होगा उसके हिसाब से बतला रहे होंगे, अपना दिमाग लगा रहे होंगे। लेकिन मिलेंगे जुलेंगे, बोलेंगे, बतलाएंगे और एक दूसरे को जानेंगे। लेकिन मैं आपको एक भरोसा दे सकता हूं कि आपका भाई
वो वायदा खिलाफी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, वो गलत काम नहीं करेगा, आपके साथ कोई ना कोई ठगी ठोरी नहीं करेगा। सच्चाई तो कह दूंगा, उसको भी मैं थोड़ा सा, मेरे भी अकल लाग रही है, सच्चाई तो मैं कह देता हूं, पर थोड़ी थोड़ी भाई मेरी सुन ले तो ठीक से, और लेकिन झूठ मेरे से बोली कौन सा थी, झूठ वाला खाना अपने बन नहीं पाया। तो उतना मैं कहते हुए कि आप सभी का सहयोग मांगता हूं, क्योंकि हमने इस बात को माना है कि झूठ क्यों बोलना है, कि हमें सिखाया गया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, अपने आप को इतना मेहनत करके अपने आप को इतना खड़ा करो, बनाओ कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तू चाहता क्या है, बता तेरी रजा क्या है। अभी सोच के चल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे इतनी प्रार्थना करूंगा कि वो सारे आजमा लिए। मैं उस चक्कर में नहीं पड़ा करता, बोला उड़ान वाले परान वाले, यहाँ वाले वहां वाले, ओड़ा वाले अड़ा वाले, आठे वाले भट्ठे वाले, इत वाले ऊत वाले, इनमें नहीं पड़ा करता। कोई किमें बन जा, कोई किमें बन जा, पर एक बात जरूर कहूंगा, सबने मौका मिल लिया। सिरसा तई में नहर की लाइन पूरी बढ़िया पानी का बढ़िया बंदोबस्त कर लिए, बोला जड़ा ईख नहीं हुआ कर तोड़े भी शुगर में ला लिया था। शोकन साहब याद है पन्नी वाला, सारे सब ने अपना अपने इलाके की बात थोथ मिटा ली है। इसके ने अपनी भी बारी आनी चाहिए कि मैंने सोचना है, जो सारे इलाके ने सब ने अपनी अपनी मिटा ली है। तो हम जो है मारे लिख रखी है, एक दूसरे की जय बोलनी है, हमने किसी से एतराज नहीं है, किसी से परहेज नहीं है, मारे यहाँ अपने हैं सारे। लेकिन एक बार आड़े भी आन दो भाई, हो लिया बतेगा। तो क्या करते ना, बोला वो एक आधी ला क्या, बोला बोले बतेरा हो लिया, बोला एक तो छोड़ दे, तो भाई तो महाराज जो है छोड़ दो। तो इतना मेरे सरदारी है, मेरे समझदार लोग हैं, क्योंकि मैं इतना जानू हूं कि ये भोले तो हैं, भोले हैं, सीधे साधे हैं, पर बावड़े नहीं हैं। भोलापन तो अच्छी बात है, चालाकी अच्छी बात नहीं है, भोलापन तो रहना चाहिए। लेकिन जो भी यूं सोचा भाई बावड़े हैं, तो भाई बावड़े तो हम रहने नहीं देंगे, हम अपने इलाके में बावड़ा नहीं रहने देंगे। हम इलाके में चेतना लेकर के चलेंगे, और सारे सुए लाना होंगे। कोई सुआ लाओगा, कोई जात पात का लाओगा, कोई किसी चीज का लाओगा, कोई किसी चीज का लाओगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, किसी का चक्कर में न पड़ियो। वो हवा ठीक है, देश में भी हवा ठीक है, प्रदेश में भी हवा ठीक है, तो भाई हमने किसी का बुरा बनने की जरूरत नहीं है। हम भी अपना जो है हिस्सा बनाएंगे, हम भी अपना हिस्सा लेने का काम करेंगे। समझ रहे हैं ना सारी बातें में? खाम का भूंडा होने की जरूरत नहीं है, सारे रल मिलकर लागना है। देश में भी अपना हिस्सा रखना है और प्रदेश में भी अपना हिस्सा लेना है। किसी के बेकाई मारने की जरूरत नहीं। तो मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो? जब मानूंगा मेरी बात से सहमत हो। ये कंबल वाले भी एक बार तो खोल दो कंबल में, एक बार हाथ का आशीर्वाद दो तो मानो मेरी बात मान ले। एक बार हाथ खा दो, और जिसमें रोई हो मैं देखूंगा कौन सा। अड़ोसी पड़ोसी देख लो मैं रोई जिसमें। तो मैं भी आपको सौगंध खा के कहता हूं कि आपका बेटा भाई आपकी इस पगड़ी की लाज कभी झुकने नहीं देगा, आपकी पगड़ी को झुकने नहीं देगा, आपकी पगड़ी को ऊंचा करने का काम करूंगा। मैं एक फौजी की कसम मान करके चलना कि आपको नीचा नहीं देखने दूंगा, आपका साथ में बना रहो। इतनी आपने मेरी बात को बड़े प्यार ध्यान से सुना, बड़े प्रेम से सुना। मैं हमेशा जिंदगी भर आपको याद करता रहूंगा, आज के इस कार्यक्रम को याद करता रहूंगा। सबने संक्रांत की राम राम बोल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।